गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे आरओ का 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम देखेंगे आज सिर्फ जीएस के सेक्शंस को। ठीक है, जीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको पता है कि इसमें दो पेपर होता है। एक होता है जीएस का, जिसमें 140 मार्क्स की जीएस को जिसमें पूछा जाता है, और इसके अलावा 60 मार्क्स की आपकी हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 2021 में आरओ के एग्जाम में जीएस में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो क्लास को पूरा देखिएगा। 140 क्वेश्चन पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उन सबके आंसर्स को हम देखेंगे। तो क्लास को पूरा देखिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास में। हम एक बात और, इससे पहले हमने क्लास ली हुई थी आरओ के सिलेबस की, जिसमें हमने आरओ के सिलेबस को डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो जिन लोगों ने भी वो क्लास नहीं देखी है, जाके प्लीज क्लास को जरूर देखिएगा और अपना सपोर्ट कीजिएगा और बताइएगा उसमें क्या मतलब आपके लिए हेल्पफुल थी या कैसी थी क्लास, उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास में। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इसमें पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, यानी कि इसमें आपको बताना है कौन किससे मैच कर रहा है। तो हम हिंदी वाला सेक्शन लेते हुए चल रहे हैं, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही है। एक तरफ आपको इसमें लोकगीत दिया गया है और दूसरी तरफ आपका गायन का अवसर। आपको ये बताना है इसमें कि कौन सा लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, चैती, कजरी, रसिया, सोहर। इधर लिखा है संस्कार का गीत, ब्रज का लोकगीत, विवाह एवं मौसमी गीत, और चौथे में लिखा है मौसमी गीत। देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं। तरीका आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको इसमें से 2 या 3 4 पता है तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें से एक भी पता है तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक पता होता है तो बाकी अपने आप सॉल्व हो जाता है। देखिए, अब आपको इसमें पता है कि जो चैती है वो एक मौसमी गीत है। ठीक है, चैती कैसा है? ये मौसमी गीत है, यानी कि ए का 4। जैसे ही आपने देखा कि ए का 4 होगा, इसमें से सारे अपने आप ये कट गए, यानी कि बी सी डी ऑटोमेटिक कट गए। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो चैती इसमें ए का 4 एक ही ऑप्शन में दिया था, तो ये अच्छी बात थी। आगे बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। कजरी कहाँ का हो जाएगा? कजरी ये विवाह एवं मौसमी गीत है। रसिया यानी कि अब देखिए आप सी का 2 हो जाएगा। रसिया जो है ब्रज का लोकगीत है। और सोहर की बात करें तो सोहर ये संस्कार गीत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? संबंध सही नहीं है मतलब हो गया कि 1 बाइट में 8 बिट होता है, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, 1 गीगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होते हैं, और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट्स होते हैं। इनमें से 3 सही हैं, एक गलत है। गलत कौन सा आपको ये बताना है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि सी इसमें गलत दिया गया है। ठीक है, ये क्या है? कंप्यूटर में जो डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है उसको बिट कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको बिट कहा जाता है। इसका मान या तो 0 होता है या तो 1 होता है। ठीक है, तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, 1 बाइट में क्या होता है? 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, और 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। ठीक है, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं, किलोबाइट्स नहीं। तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्यूटर का है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं मतलब इसमें एक ही गलत होगा, बाकी 3 तो सही है। ये गर्म झरने हैं और ये राज्य दिया गया है। आपको बताना है इसमें कौन सा गलत है, यानी कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, उड़ीसा में तप्ता पानी, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी, और गुजरात में नारायणी। देखिए, क्वेश्चंस इस बार पूछने का थोड़ा सा तरीका बदल गया था। अब इसमें आपको 3 पता होना चाहिए, है ना? 3 सही वाले आपको पता होना चाहिए, या तो ये मैच करने के लिए दे देता तो फिर इजी होता। तो थोड़ा सा क्वेश्चन इस बार घुमा के पूछा गया था। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, इसमें डी सही हो जाएगा, यानी गुजरात में नारायणी गर्म झरना ये नहीं है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। बाकी हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, ये बिल्कुल सही है। उड़ीसा में तप्ता पानी, ये भी सही है। और महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी है, ये भी सही है। ठीक है, नारायणी वाला कहाँ पे है? ये एक्चुअली में राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी होते हैं। तो नारायणी कहाँ पे है? ये राजस्थान में स्थित है, और ये यहाँ पे एक मंदिर है, उसी के नाम से इसको रखा गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन गुजरात में कौन सा, ये क्या बोलते हैं इसको, जो गर्म झरना है यानी कि हॉट स्प्रिंग्स है, तो गुजरात में कौन सा हो जाएगा? गुजरात में लालपुर है। ठीक है, गुजरात में क्या है? लालपुर।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में आया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 में आया था, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, या सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। तो इसमें कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है ना, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कब हुआ था, तो 1870 में ना होगा, 1872 इसका आंसर सही हो जाएगा, ये 1872 का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। करा कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में, तो ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कितना प्रतिशत व्यय होता है, तो ये 40%, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 40% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन द काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस द मेन एक्यूज्ड पीटी राम यानी कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वॉज हैंग्ड इन विच सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश। राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। तो काकोरी कांड, इसके जो आरोपी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसी कहाँ पे दी गई थी, इनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फांसी कब दी गई थी, पूछ सकता है कभी भी आगे क्वेश्चन। तो इनको फांसी दी गई थी 19 दिसंबर को। ठीक है, 19 दिसंबर 1927 को, 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में यानी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, अगर इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म हुआ था शाहजहांपुर में। ठीक है, और काकोरी घटना ये जो हुई थी, ये कब हुई थी, काकोरी जो षड्यंत्र केस हुआ था ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। तो काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925 को हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में 19 दिसंबर 1927 को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है इसमें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई थी। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा, मिर्जापुर, है ना। कुछ क्वेश्चंस करंट बेस्ड हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से कहाँ पे, मिर्जापुर में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, 2021 में इसका उद्घाटन किया गया था। तो क्वेश्चन करंट बेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो तुलसी के पौधे का जो औषधीय महत्व है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यानी इसमें क्या पाया जाता है। अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनोल एवं फ्लेनोइड्स, या लिथियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसमें फिनोल एवं फ्लेनोवाइड्स पाया जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फिनोल एवं फ्लेनोवाइड्स की उपस्थिति के कारण ये होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तुलसी के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है ऑसीमस सैंक्टम। ठीक है, ऑसीमस सैंक्टम, ऑसीमस सैंक्टम इसका वैज्ञानिक नाम है। इसमें फिनोल फ्लेनोइड्स पाया जाता है। ठीक है, ये कैसा पौधा होता है, ये द्विबीजपत्री होता है। तुलसी का पौधा कैसा होता है, ये द्विबीजपत्री होता है। हो सकता है कि कभी क्वेश्चन पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ऑसीमस सैंक्टम है और एक द्विबीजपत्री शाकीय पौधा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता। तो क्वेश्चन रीजनिंग का है, इजी है। आपको ये बताना है इसमें से, यानी कि ऐसा कौन सा लेटर है जो इसमें से नहीं आता है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो जाएगा, देखिए इसमें चेयर, CHAI है ना, CHAIR, इसमें कहीं आई नहीं है, तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट सही हो जाएगा। ठीक है, तो पश्चिमी घाट भारतीय जैव विविधता के सबसे जो समृद्ध हॉटस्पॉट है इसमें आता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आपको बताना है, इसको सेट करना है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गदर पार्टी बाय लाला हरदयाल। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। किसके द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय गोपाल कृष्ण गोखले।
तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना, ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो की गई थी 1905 में। ठीक है, 1905 में की गई थी। तीसरा हम देख लेते हैं बंगाल गजट, पब्लिकेशन ऑफ 21 बंगाल गजट। इसका ये हो जाएगा जो है 1780 में। ठीक है, 1780 में आया था ये। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी बाय सर विलियम जोन्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1784, 1784 में। तो सबका ईयर हमने लिख दिया, आप मैच कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1। 3 4 2 1 कहाँ पे है ये बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर इन इंडिया द फर्स्ट रबर बेस्ड टायर मेट्रो इज बीइंग बिल्ट। ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे किया गया था? ये नासिक में किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है, इसमें आपको बताना है। तो ये सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी, ताप विद्युत संयंत्र। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा 13 का। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक मुख्य स्रोत किस चीज का ये, यानी कि किससे होता है? तो सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ से। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14, निम्नलिखित घटनाओं यानी कि योजनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहां पर भी आपको लगाना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति की विलेज स्कीम की शुरुआत केवीएस, और जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की जिला स्तर पर स्थापना, ये कब की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 14 इसमें देखिए, तो इसमें जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई 1952 में की गई थी। ठीक है, 1952 में की गई थी, 1952 में 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1952 को शुरुआत, ये 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो संस्तुति दी गई थी 1959 में, ये 1959 की बात है। ठीक है, तीसरा अगर हम देखें तो ये जो केबीएस स्कीम है ये भी 1952 की है। और जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की जिला स्तर पर जो स्थापना की गई थी ये 1980 में की गई थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। क्वेश्चन 15 की तरफ आगे बढ़ते, फटाफट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो भारतीय जो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है, ये पूछ रहा है ना। तो इसमें ऑप्शन नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नागालैंड। तो 30 दिसंबर 2021 को केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है उसके द्वारा 16वीं भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 को जारी किया गया था। ठीक है, 2019 में 16वीं आई थी ये। इसमें इसके अनुसार से ऑप्शन ए इसमें नागालैंड सही हो जाएगा। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया था? तो क्वेश्चन करंट बेस्ड है ना, अब ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसमें ये जो बिल आया था इसमें कह रहा है कि किस किस का जिक्र किया गया था, किसका नहीं किया गया, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आवश्यक वस्तुएं, संविदा कृषि, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि उत्पाद विपणन समितियां। तो किसका जिक्र नहीं किया गया था? तो इसमें एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया था। ठीक है, जनगणना से क्वेश्चन पूछा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो मिलियन शहर कौन सा नहीं है, जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या सही हो जाएगा? इसमें मुरादाबाद, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो जनगणना हुई थी 2011 में, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश का जो शहर आगरा है, प्रयागराज है और मेरठ है ना। ये किस में आता है? ये मिलेनियम शहर में आता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पूछा है। ठीक है, तो प्रस्तावना में कौन सा न्याय, किस न्याय की बात की गई है? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को प्रस्तावना याद होगी, है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की बात की गई है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगर आपको प्रस्तावना नहीं याद है तो एक बार इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रस्तावना से आपके 5, 6, 7 क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो पूछता है इसमें कौन से न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की उसमें स्वतंत्रता की बात की गई है, कौन से शब्द जोड़े गए हैं, किस संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। तो प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, प्रस्तावना को कब इसको स्वीकार किया गया था, यानी कि प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था, बताइएगा इसको कमेंट बॉक्स में। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो ध्यान ये भी दीजिएगा कि सही ये पूछ रहा है कि सही नहीं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। इसमें कौन सा पूछ रहा है सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें केवल 2 सही होगा, यानी कि फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए गलत है, यानी कि क्वेश्चन ये 1 स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है? तो क्योंकि जो फसल चक्र होता है इसमें, यानी कि एक बार फलीदार वाली फसल लगाई जाएगी, उसके बाद बिना फलीदार वाली फसल लगाई जाएगी। इससे क्या होता है, जो फसल चक्र होता है इसमें, यानी कि अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। इससे क्या होता है, इसमें जो पोषक तत्व होते हैं, है ना, जो पोषक तत्व होते हैं वो अच्छे से बने रहते हैं, उनका उपयोग भी अच्छे से हो जाता है, यानी कृषि में फायदा करता है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? यानी कि लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो नीलम संजीव रेड्डी, इसे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो नीलम संजीव रेड्डी ये भारतीय जो राष्ट्रपति बने थे, ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। और एक बात इनके क्या खास है कि ये निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। इनके यानी कि निर्विरोध, इनके विपक्ष में यानी कि विरोध में इनके कोई खड़ा नहीं हुआ था, तो ये निर्विरोध चुने गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और बने कब थे ये? 1977 में, 1977 में ये राष्ट्रपति बने थे, निर्विरोध चुने गए थे, इसको ध्यान रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति भारत में, तो नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे, ठीक है। और अभी चुनाव हुआ है, इलेक्शन हुआ है राष्ट्रपति का भी और वाइस प्रेसिडेंट का भी हुआ है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नाइजर राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? देखिए प्रश्न कैसा पूछा गया है। तो जो नाइजर होता है एक तिल होता है, तेल की फसल है, तो इसने पूछ रहा है कि तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, आपको ये बताना है। तो लगभग कितनी पाई जाती है? तो 37 से 47, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं आगे। Which of the following Union Territory of India has the lowest sex ratio as per census 2011? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? देखिए इसमें कह रहा है कि चंडीगढ़, दमन दीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो आपका यूटीज के बारे में बताना है। तो क्या होता है एक्चुअली, कभी कभी हम जब सेंसस पढ़ते हैं तो यूटीज को छोड़ देते हैं, लेकिन इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा यूटीज से कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है कहाँ पे? दमन एंड दीव, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है कितना? तो यहाँ पे 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है इसी को हम बोलते हैं सेक्स रेशियो, और ये यहाँ पे कितना है? 618 है। समझ रहे हैं? 618 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेंसस इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सांस्कृतिक विरासत, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान पाए गए हैं। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न,
जौ और धान, तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये आप जब पढ़ेंगे ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें आप ये चीजें पढ़ेंगे। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? दक्षिण एशियाई क्षेत्र यानी कि साउथ एशियन रीजन के लिए द 6 पॉइंट्स फॉर्मूला प्रपोजल ऑफ फॉर इंडिया फॉर साउथ एशियन रीजन वाज प्रेजेंटेड बाय व्हिच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, कृपया निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं? तो एक एक क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हुए चलेंगे इस तरह से तो वीडियो लंबी हो सकती है ना, तो फटाफट हम क्वेश्चंस को जो इजीली जो है यानी कि विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड सॉल्व हो जाएंगे, उनको जो है बताते चलेंगे। तो क्वेश्चन 25 का आंसर क्या हो जाएगा? इससे पूछा कितने वर्ग हैं और कितने त्रिभुज हैं। तो एक आप काउंट कर लीजिए, लेकिन देखिए वर्ग कितने हैं इसमें, 1 और 2, यानी 3 तो कोई मतलब नहीं होगा 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में कितने वर्ग हैं? देखिए 3 है, एक यहाँ पे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और तीसरा कहाँ पे हो जाएगा? ये भी तो स्क्वायर है। ठीक है, 3 वर्ग हो गया, यानी कि इसमें ए और बी तो होगा नहीं। और कितने त्रिभुज है आपको ये गिनना है। तो त्रिभुज अगर गिनेंगे तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, 16 त्रिभुज और 3 वर्ग इसमें दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको यह बताना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। क्या ये अलग से जो परीक्षा का प्रावधान किया गया था 1919 के तहत किया गया था? भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो आपको इसे बताना कि कौन सा उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26 का आंसर इसमें ये दोनों पॉइंट सही है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो संबंधित है किससे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? जनजाति कौन सी है? तमरिया। ये कहाँ पे पाई जाती है आपको ये बताना है। तो ये पाई जाती है झारखंड में, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ट्राइब्स आपको अच्छे से पढ़ना है, अगर उनका कोई फेस्टिवल है, कोई त्यौहार है, उनके बारे में आपको पढ़ना है, और किस राज्य में पाई जाती है, कहाँ पे कितनी उनकी पॉपुलेशन है। तो क्वेश्चन 27 का आंसर सी सही हो जाएगा, झारखंड। तमरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। इसके अलावा कौन कौन सी जनजाति जो झारखंड में पाई जाती है? जैसे मुंडा हो गया, बीरहोर हो गया, है ना, मुंडा, बीरहोर, ओरांव, और इसके अलावा हो जाएगा खटिया, ये सब चीजें, ये जो जनजाति हैं, संथाल हो गया, ये कहाँ पे पाई जाती हैं? झारखंड में। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? देखिए क्वेश्चंस को आप पढ़िए और ये भी सोचिए कि आप आने वाले परीक्षा की तैयारी किस तरीके से करेंगे। होता क्या अक्सर कि हम लोग जब जो कोई भी इंडेक्स आता है तो करते हैं कि हाँ कि उसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 देख लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए शीर्ष 10 राज्यों से पूछ लिया, तो काफ़ी सारे लोगों ने इस इंडेक्स को पढ़ा भी होगा, है ना, डिटेल में पढ़ा होगा, नीति आयोग ने जारी किया है, किसका क्या रैंक है, लेकिन 3, 4, 5 मैक्सिमम 5 तक पढ़ लिया होगा। अब शीर्ष 10 आपने पढ़ा ही नहीं, तो यानी कि आपका पढ़ा हुआ टॉपिक बेकार हो गया ये। तो आप क्वेश्चंस को यानी कि जो PYQ है ये सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ आंसर हम बता रहे हैं, आपको ये भी देखना है कि आने वाले पेपर के लिए हमको कोई भी जो क्वेश्चन, कोई भी जो टॉपिक है किस एंगल से पढ़ना है, कितने तरीके से उसको पढ़ना है, यानी क्वेश्चन कहाँ से किस एंगल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी रिपोर्ट हो उसको डिटेल में पढ़ना है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे उसकी ऊर्जा का जो टोटल यूजेस है यानी कि उसका 99% कहाँ से? जल विद्युत से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ये नार्वे, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो नार्वे क्या करता है, इसकी जो कुल ऊर्जा की आवश्यकता है उसका 99% जो है ये जल विद्युत से प्राप्त करता है। इसके अलावा बाकी बचा ही कितना, 1% बचा है। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा चाइना, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चीन पूरे विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। ठीक है, इसके बाद कौन सा है? सेकंड पोजीशन पे इंडिया का स्थान है, ध्यान रखिएगा।
सेकंड पे किसका आता है? भारत का आता है। तो मछली के उत्पादन में सबसे पहला जो उत्पादक देश है चीन है, दूसरे पे भारत है। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत 31 क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे सेवा क्षेत्र ये क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ना दे करके रोजगार से पूछता तो कृषि सही हो जाता। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग जो होता है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? यानी कि ये ब्लैक पॉटरी कहाँ पे पाई जाती है? ये संबंधित है निजामाबाद। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी कहाँ पे स्थित है? सतपुड़ा, कान्हा, बांधवगढ़ या माधव? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सतपुड़ा में, यानी कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में धूपगढ़ चोटी स्थित है। ठीक है। तो धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और ये चोटी जो मध्य प्रदेश की सतपुड़ा श्रेणी का सबसे सर्वोच्च शिखर भी है, यानी कि इसका हाईएस्ट पीक है ये। ठीक है। ये सबसे सर्वोच्च शिखर है। और यहीं से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से नदी निकलती है बेतवा। ठीक है। बेतवा नदी यहीं से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इसमें, एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कूट किया जाता है, तो उसी कूट में बोर को का कूट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34। देखिए इसमें ये 300 कहाँ से आया है, आपको एक कोड निकालना है। उसके बाद आपको उसी बेसिस पे सॉल्व करना है कि बोर का आंसर क्या हो सकता है। तो इसमें देखिए ये डिजिट बहुत ज़्यादा है ना, 300 आया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे प्लस का मामला होगा या मल्टीप्लाई का मामला होगा। देखिए एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है ना। ओ की कितनी होती है? 13 होती है। और टी की कितनी होती है? 20 होती है। ई की होती है 5 और एल की होती है 12। ठीक है। यानी कि 8, 13, 20, 5 और 12, ये सबको जब ऐड करो कितना आएगा? 20, 8 28, 2 30, 10 40, 10 50, कहाँ गया? ये हो जाएगा कितना? सॉरी ये 15 होती है। ठीक है। ओ की कितनी होती है? 15 ना, MNO। ठीक है। ओ की 15 होती है। तो 15, 5, 20, 20, 40, 20, 60, टोटल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है। और लेटर कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5, तो 60 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 300 हो जाएगा। अब वैसे आपको बोर का निकालना है, तो बी का प्लेस वैल्यू क्या है? 2 है। आर का कितना हो जाएगा? ओ का कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। आर का हो जाएगा 18 और ई का हो जाएगा 5। 18 तो 20 और 20 20 40, 40 गुणे 4 बराबर 160। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? तो सबसे कम नगरीकरण कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 35। तो ये है हिमाचल प्रदेश। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। आपको बताना है इसमें से कौन पहले था, फिर बाद में, फिर लास्ट में से आपको अरेंज करना है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए रंगराजन, इनका टाइम पीरियड कितना है? 1997 की बात है, यानी कि 1992 से 97 के बीच में थे ये। ठीक है। 1992 से 97 के बीच में। डॉक्टर IG पटेल का कार्यकाल कब था? 77 से 82 के बीच में था। अभी आपको बताएंगे, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो, यानी कि सारे ऑप्शन ना पता हो, तो आप कैसे इसको अरेंज करेंगे, क्योंकि बहुत पुराने पुराने दे दिए गए हैं इसमें। और डॉक्टर D सुब्बा राव का इसमें कार्यकाल क्या था? तो इनका कार्यकाल था 2008 से 2013, यानी कि जो रिसेंट के होंगे वो तो आपको याद होगा, लगभग आसपास कुछ आगे पीछे हो, लेकिन जो बहुत पुराना हो गया 77 1992 हो गया, तो वो आपको ध्यान नहीं हो सकता है। और 4 का क्या हो जाएगा? इनका कार्यकाल 1982 से 85 के बीच में। ठीक है। 1982 से 85 के बीच में। तो देखिए इसमें से ये डॉक्टर D सुब्बा राव ये 2008 से 2013 के हैं, यानी कि लास्ट में 3 होगा। तो इसमें क्या है कि देखिए यही एक हट रहा है, बाकी लास्ट में तीनों में 3 3 ही दिया गया है। तो कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आप एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आपको इसमें से 2 पता होगा तब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 4 1 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि विच ऑफ द कंट्रीज इज सिग्नेटरी टू दी अब्राहम अकॉर्ड? तो अब्राहम अकॉर्ड में कौन कौन था? ये कराया किसने था? इसको डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था, है ना। जिसने पूछा कौन कौन देश शामिल है इसमें, इजराइल था, बहरीन और कौन हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है।
सॉरी, ये अमेरिका ने कराया था, मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट ने कराया था। इसे पूछ क्या रहा है, इसे पूछ रहा है कि कौन कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता है ना, कौन कौन सिग्नेटरी हैं, कौन कौन देश उसमें शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर सी हो जाएगा, इजराइल, यूएई और बहरीन, इन तीनों के बीच में ये अब्राहम अकॉर्ड हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। आपको मैच करना है कौन सी मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। तो अगर आपने पढ़ा होगा, है ना, ये अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक, ऐसा नहीं कि ये रट्टा वाला है। अगर आपने इसको अच्छे से टॉपिक को समझा होगा तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी क्या राजस्थान में पाई जा सकती है, इम्पॉसिबल है, यानी कि ए का तो 1 होगा ही नहीं, यानी कि पहला तो ऑप्शन कट ही गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात हम कर रहे हैं। काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाएगी, काली मिट्टी क्या राजस्थान में पाई जाएगी, यानी क्या बी का 2 हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कट गया और ऑप्शन नंबर सी कट गया। अब बताइए इसमें महाराष्ट्र में क्या मरुस्थलीय मिट्टी होगी, बिल्कुल नहीं, यानी मरुस्थलीय कहाँ पे होगी, राजस्थान में होगी। तो डी का तो 1 होगा, यानी कि इसमें बी ऑप्शन और डी में दोनों में 1 1 दिया गया है। अगर आपको एक पता है तो काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाएगी, तो काली मिट्टी महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है, जहाँ पे कपास का उत्पादन होता है। अगर आपको ये भी पता है तो बी का इसमें 3 हो जाएगा, और जब बी का 3 आपने फाइंड कर लिया तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही हो जाएगा। तो यानी अगर आपको 2 ही पता है तभी आप क्वेश्चन के आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे पाई जाएगी, उत्तर प्रदेश बिहार में, है ना, जहाँ पे जो बाढ़ का एरिया है। काली मिट्टी महाराष्ट्र या गुजरात में। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, आंध्र प्रदेश में। और मरुस्थलीय कहाँ पाई जाएगी, राजस्थान में। जब उसमें जो सिलेबस हमने कराया हुआ है कि डिटेल में, जब उसके एक एक टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, एक क्लास लेंगे उस पर, तो अच्छे से समझाएंगे, जिससे आप कौन सी सॉइल कहाँ पे पाई जाएगी या कौन सी फसल कहाँ पे होती है, अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है आपको ये बताना है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, आपको फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर से। ये www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना। तो सारे इसमें इजी वाले ही पूछ लिए गए हैं, है ना। 39 का इसमें ऑप्शन सी ये गलत ही है। सीपीयू क्या होता है, क्या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कुछ और होता है। तो सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल की बजाय पे क्या होता है, सेंट्रल होता है। ठीक है, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था। तो हमने कहा भी था जितने भी तूफान आए हुए हैं रिसेंट में उनको पढ़ना है आपको, किसके द्वारा नाम दिया गया और कहाँ पे वो आया था, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो तौकते कहाँ पे आया हुआ था, तो ये आया हुआ था कहाँ पे, ये अरब सागर में। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पूछा क्यों गया था, तो ये तौकते जो था 2021 का पहला चक्रवाती तूफान था जो अरब सागर में आया हुआ था। और कहाँ से, जब अरब सागर में आया तो कहाँ पे टकराएगा, ये गुजरात तट पे टकराया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति, वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर, गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। तो इजी प्रश्न है। क्वेश्चन 41 का आंसर क्या हो जाएगा, इसे पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि ये गलत है ना, ये मिसमैच है। तो प्राथमिक ऊर्जा क्या होती है, प्राथमिक ऊर्जा में क्या आता है, तो इसमें बायोमास आता है। ठीक है, इसमें बायोमास आता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं नवीकरणीय स्रोत। तो प्राथमिक ऊर्जा क्या है, बायोमास या फिर नवीकरणीय स्रोत। बाकी वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस हो जाएगा। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा हो जाएगी जानवरों का गोबर। गैर पारंपरिक सौर ऊर्जा। ठीक है, गैर पारंपरिक मतलब नवीकरणीय ऊर्जा, एवं गैर वाणिज्यिक ऊर्जा ये जानवरों के गोबर भी प्राथमिक ऊर्जा का ही उदाहरण है। पारंपरिक लोकनाट्य भांड पाथर किस राज्य के शासित प्रदेश से संबंधित है। तो जो पारंपरिक लोक नृत्य है भांड पाथर, ये कहाँ का है, क्वेश्चन 42 किस राज्य या किस यूटीज का है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न को आपको चुनना है, क्वेश्चन रीजनिंग का है। JR6 RB3 EK5 DG2। तो आपको इसमें सोचना है कि क्या इसमें ट्रिक यूज हुई है, यानी कि बाकी 3 में सेम होगा, एक में आपका अलग आपको ढूंढना है, इसको सॉल्व कीजिएगा खुद से। एक बार देख लेते हैं, अगर हो जाता है तुरंत तो फिर करा देते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हो जाएगा JRR, इसमें पूछा कौन सा भिन्न है। ठीक है, देखिए आर का कितना होता है, ये जे का होता है IJ 10 हो जाएगा, और आर कितना होता है 18 होता है, और आर का 18 होता है। वी का कितना होता है, UV 21 होता है, 22 होता है। ठीक है, इसमें एक्चुअली में क्या किया गया है, इसमें ये किया गया है कि
ओके, देखिए इसमें क्या हुआ है कि इसमें ये तीनों सेम पैटर्न पे सॉल्व किए गए हैं। इसमें हुआ क्या कि ये आर और 3 को ऐड करना है और बीच वाले से माइनस करना है। के और ई और 5 को ऐड करना है, बीच वाले से माइनस करना है। तो इस सब में डिफरेंस 1 का आएगा, इसमें 2 का आएगा, इसलिए ये इनकरेक्ट है। ठीक है, मिसमैच है मतलब। घटती उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारतंत्र क्रम सही है? तो घटते उत्पादकता के क्रम में आपको बताना है कि कैसे, यानी कि किसकी उत्पादकता ज्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, क्वेश्चन 44 ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो इसमें सबसे ज्यादा किसकी होती है? मैंग्रोव की, फिर घास के मैदान की, फिर झील की, फिर सागर की। घटते उत्पादकता के क्रम में, ठीक है, ये है इसमें। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो पारतंत्रों की जो घटती उत्पादकता है उनका सही क्रम है कि पहले मैंग्रोव होता है, फिर घास का मैदान, फिर झील, फिर महासागर, है ना। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा 45 का। ठीक है, एक मिनट में, सॉरी, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आर्टिकल 253 सही हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 249 क्या कहता है? आर्टिकल 249 कहता है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में, यानी कि राष्ट्रीय हित में विधि बनाने के लिए संसद की शक्ति, तो जो राष्ट्र के हित में होगी उस पर संसद कानून बना सकता है। आर्टिकल 249 में दिया गया है। 250 में क्या दिया गया है? 250 में दिया गया है कि आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर संसद जो है कानून बना सकती है। आर्टिकल 250 से संबंधित है। 252 किससे संबंधित है? ये संबंधित है जब 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 और मोर देन 2, जब 2 या 2 से अधिक राज्य क्या करेंगे, राष्ट्र के हित में संसद इसमें यानी कि सहमति से क्या कर सकते हैं, ये विधि बना सकते हैं, ऐसा इसमें 252 में कहा गया है। लेकिन पूछा इसमें हमने, इसमें ये नहीं पूछा, इसमें ये पूछा कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों को जब इफेक्टिव बनाना हो तो इसके लिए आर्टिकल 253 का यूज किया जाता है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो करार होते हैं उनको प्रभावी बनाने के लिए विधि बनाने की शक्ति आर्टिकल 253 के अंतर्गत दी गई है। 252 के अंतर्गत इसमें जब 2 या 2 से अधिक राज्य अपनी सहमति से कहेंगे तब उस पर संसद कानून बना सकती है। 249 में ये कहा गया कि राज्य सूची के ऐसे विषय जो क्या होंगे, जो राष्ट्रीय हित में होंगे उस पर संसद जो है कानून बना सकती है। और 250 के अंतर्गत ये कहा गया है कि आपातकाल के समय जो राज्य सूची का विषय होगा उस पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था और ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इसमें कौन सा उत्तर सही आपको ये बताना है। तो क्लास लंबी हो रही है, थोड़ा सा हम स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 46 का आंसर सही हो जाएगा आपका सी, यानी कि इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो इसमें कौन सा पुर्तगाल का नहीं था? तो देखिए इसमें दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगा पायस, पीटर मुंडी और फर्नाओ नुनीज। तो इसमें पुर्तगाल से कौन नहीं आया था? पुर्तगाल से इसमें पीटर मुंडी नहीं आया था। तो दुआर्ट बारबोसा पुर्तगाल का था। ये किसके टाइम पे आया था? ये कृष्णदेव राय के टाइम पे आया था। ठीक है, डोमिंगो पायस भी पुर्तगाल का था, ये भी कृष्णदेव राय के टाइम पे ही आया था। पीटर मुंडी ब्रिटेन का था, ध्यान रखिएगा। पीटर मुंडी कहाँ का था? ब्रिटेन का था। और ये आया था किसके टाइम पे था? शाहजहां के टाइम पे। ठीक है, यानी कि मुगलों के टाइम पे, शाहजहां के टाइम पे आया था। और फर्नाओ नुनीज ये भी पुर्तगाल का था और ये आया था अच्युत देव राय के टाइम पे। अच्युत देव राय। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था राजा चेत सिंह के द्वारा। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फसल बताई गई एक तरफ आपको देश दिया गया है। तो रबड़ कहाँ पे? थाईलैंड, कहवा मंगोलिया, जैतून स्पेन, गन्ना ब्राजील। इसमें से कौन सा गलत है आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें जो कहवा है ये मंगोलिया का नहीं है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहवा ब्राजील का है या फिर वियतनाम इसमें। ठीक है, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। तो नदी का जल प्रदूषण किससे मापते हैं? तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है? तो मिताली एक्सप्रेस किसके बीच में चलती है? ये चलती है ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या बोलते हैं इसको, बांग्लादेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधी था। तो क्वेश्चन 52 का आंसर हो जाएगा ये न्याय आपके द्वार। करंट का क्वेश्चन है ये। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो दो एक जैसे बल्ब है उनको किस तरीके से जोड़ने की रोशनी अधिक हो जाए, श्रेणी क्रम में, समांतर में? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन 53 का आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 2, यानी कि जब दोनों समांतर क्रम में जुड़े होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, समांतर क्रम में जब जुड़ते हैं इसमें प्रतिरोध की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए इनका जो प्रकाश होता है, जो रोशनी होती है, वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन 54 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। इसमें प्रदेश का दिया गया है, इसमें पूर्व मध्यकालीन शहर, उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान स्थिति। तो कोल और कोयल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज, जेजाग भुक्ति कौशाम्बी। आपको बताना है कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है। तो यही ऑप्शन डी इसमें, यानी कि मिसमैच है। ये कहाँ पे है? ये कौशाम्बी में नहीं बल्कि ये बुंदेलखंड में है। ठीक है, बाकी तीनों ये सही है, इसको देख लीजिएगा। तो कोल कोयल अलीगढ़ से, महोत्सव नगर महोबा है, महोदय श्री कन्नौज है और जेजाग भुक्ति कहाँ पे? ये बुंदेलखंड में है। ठीक है, तो जेजाग भुक्ति ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। ये गुप्त काल का एक प्रसिद्ध राज्य था। ठीक है, यमुना और नर्मदा के बीच में स्थित है। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दा विंची प्लस और ये वेरिटास नासा द्वारा घोषित दो नए मिशन किससे संबंधित है? क्वेश्चन 56 का आंसर क्या हो जाएगा? तो संबंधित है शुक्र ग्रह से, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन करंट का है, लेकिन आपको इससे ये पता चलता है कि आपको योजनाएं किस तरीके से पढ़नी है, उसका उद्देश्य पढ़ना है, मंत्रालय पढ़ना है ना, कब शुरू की गई, ये सब चीजें आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन 57 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विकलांगों की कल्याण वृद्धि के लिए, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? तो क्वेश्चन 58 का आंसर, इसमें आंसर नागालैंड हो जाएगा। तो इस टाइप के जो भी डेटा है उसको पढ़ लीजिएगा, है ना, करंट वाले। इसमें पूछ रहा है पंचवर्षीय योजनाएं और प्रयुक्त विकास मॉडल। तो कौन से पंचवर्षीय योजना में कौन सा मॉडल यूज किया गया था, आपको ये बताना है। और इस क्वेश्चन पे आपको एक बात हम बता दें कि लगभग 8 से 10 मिनट की हमने एक क्लास ली हुई है पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर, जिसमें हमने महत्वपूर्ण सारे जो भी, यानी कि ये मॉडल, उसमें किस पर जो है उद्देश्य क्या था उस योजना का और कब आई थी योजना, ये सब चीज़ों को हमने 8 से 10 मिनट में हमने डिस्कस किया हुआ है। और क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे अगर पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है तो जिन लोगों ने भी क्लास नहीं देखी हुई है, पंचवर्षीय योजना क्लास आप जाके जरूर देखिएगा। क्लास छोटी सी है लेकिन तथ्य आपको सारे महत्वपूर्ण उसमें मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पंचवर्षीय योजना और प्रयुक्त विकास मॉडल। थोड़ी सी मेरी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन इसलिए कि क्वेश्चन ज़्यादा है और एक ही क्लास में खत्म हो जाए, बार बार उसको यानी 10-10 क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े आपको, 140 क्वेश्चन आपको एक साथ मिल भी जाए और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता हो जाए, इसीलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड में पढ़ रहे हैं ताकि क्लास जल्दी खत्म हो जाए। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर बेस्ड थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना बेस्ड थी चक्रवर्ती मॉडल पर। ठीक है, तो इसमें आपको मैच करना है। तो ये थी हेरोड डोमल, इसमें ए का 2 हो जाएगा। जैसे ए का 2 करेंगे तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब बात कर लेते हैं बी का, यानी कि द्वितीय कौन सा बेस था? तो ये महालोबिस मॉडल था, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। जैसे बी का 4 आपने देखा, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। तो प्रथम जो थी हेरोड डोमर मॉडल, द्वितीय जो थी महालोबिस मॉडल थी और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी संबंधित थी किससे? ये संबंधित थी आपके चक्रवर्ती मॉडल से। और जो चतुर्थ थी ये थी अशोक रुद्र मॉडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की, अभी देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं ना, जैसे कि इसमें आर्थिक नियोजन कब शुरू किया गया था, सब चीजें, योजनाओं का गठन कब किया गया था, तो इस पर हमने क्लास लिया हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। यहाँ डिस्कस करेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? टोंगा, तुवालू, ताहिती, तीनियान। तो पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग कौन सा इसमें नहीं है? तो इसमें ये टीनियन जो है इसका भाग नहीं है। ठीक है, पोलिनेशिया द्वीप कहाँ पे? ये मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया के पूर्व में स्थित है। ये इसको देख लीजिएगा, इसका लोकेशन मैप में देख लीजिएगा। वैसे भी जो भी द्वीप समूह या कहीं पे
अगर वो अभ्यास हो रहा है ना, संयुक्त अभ्यास हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, उनकी लोकेशन देख लीजिएगा। अगर कोई विवाद है किसी भी द्वीप पर तो जो भी करंट में होगा उसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 62। तो इसमें हो जाएगा अंडा, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, एक दिया है अभिकथन और एक दिया है कारण, आपको बताना है इसमें से। तो भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था और इसमें रीजन दिया गया है कि वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। आपको बताना है कि क्या कारण जो है सही है या मतलब कौन सही कौन सा आपको गलत है, इसमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए इसमें क्या है, इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर यानी कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप में समान दिखाई देंगे? तो खुद से करिएगा, आपको ये बताना कि सेम दिखाई दे। जैसे ए हो गया तो अगर आप शीशा के सामने देखेंगे तो ए ही दिखेगा, लेकिन बी उल्टा दिखेगा तो बी नहीं होगा, सी भी उल्टा दिखेगा ये भी नहीं होगा, डी भी उल्टा दिखेगा ये भी नहीं होगा। तो ऐसे कौन से जो सेम दिखेंगे, जैसे वी हो गया, यू हो गया, है ना। तो ये क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कितने हैं आप उसको काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 64 में इसमें ऑप्शन आपका 11, इसमें ऑप्शन सी सही आ जाएगा। निम्नलिखित समूह में कौन सा शेष 3 से भिन्न है? दिशा हो गया, कंपास हो गया, सुई हो गई, चुंबक हो गया। तो 65 का आंसर इसमें सुई भिन्न है, बाकी तीनों क्या है, सेम है। यानी कि इन सबसे हम दिशा का पता करते हैं, सुई अलग हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाषा और देश, कौन सी भाषा किस देश में बोली जाती है? तो डेनिश बोली जाती है डेनमार्क में, सही हो जाएगा। डच बोली जाती है नीदरलैंड में, सही हो जाएगा। और इसके अलावा मंदारिन बोली जाती है चाइना में, सही हो जाएगा। लेकिन थाईलैंड की जो आधिकारिक भाषा है वो थाई है। ठीक है, भाषा नहीं है। भाषा कहाँ की है? भाषा इंडोनेशिया की है, ध्यान दीजिएगा। भाषा कहाँ की है? भाषा इंडोनेशिया की है और थाईलैंड की क्या है? थाई है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी ये सुमेलित नहीं है, ये थाई लिखा है, भाई नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। तो कौन सा इसमें मिसमैच है, कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें 3 तो सही है, यानी कि इसमें ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। गलत कौन सा हो जाएगा? इसमें बी, यानी कि मनुष्य की जो आंख होती है ये लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही नहीं होती है। ठीक है, तो किस रंग के लिए होती है? ये हरे रंग के लिए होती है, ग्रीन के लिए होती है। ध्यान दीजिएगा इसको, तो इसमें ग्रीन होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, बाकी सारे सही है, पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या आपको बताना है 5 6 12 4 3 4 2 3 डैश और 18 27 96। तो क्वेश्चन रीजनिंग का इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना, और टाइम वेस्ट होगा। तो क्वेश्चन 68 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर आपका डी से हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? तो लोकेशन पता होनी चाहिए आपको, कौन सा लौह इस्पात जो संयंत्र है वो नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर और भद्रावती। तो कौन सा लौह इस्पात है जो नदी तट पर स्थित नहीं है? तो इसमें जो भिलाई है ये नदी तट पर स्थित नहीं है, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। बोकारो स्थित है दामोदर नदी के तट पर, जमशेदपुर स्थित है स्वर्णरेखा नदी के तट पर और भद्रावती स्थित है भद्रा नदी के तट पर। ठीक है, भिलाई कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, लेकिन ये किसी नदी तट पर स्थित नहीं है। करा कि ब्रेंट इंडेक्स किससे संबंधित है? तो ब्रेंट नाम तो आपने सुना होगा करंट अफेयर वगैरह में। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? टसर, गोसामर, मूंगा और अहिंसा। तो जो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ये गोसामर रेशम होता है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, टसर कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। इरियो मूंगा ये असम में होती है और इसके अलावा जो शहतूत पे उस पे जो गोशामर रेशम होता है ये मकड़ी द्वारा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? क्वेश्चन 72 अच्छा क्वेश्चन है। ये कब किया गया था? 1833 के तहत। ठीक है, ब्रिटिश, देखिए इस पर हम क्लास लेकर के आएंगे, यानी 1773 से लेकर के पूरा जो भी सुधार हुए हैं, 73 हो गया, 1813 हो गया, 1833, 53 है ना, 58, उसके बाद में 61, 92, तो इन सब पर जो भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए इन ईयर में
उन पर एक बेस में क्वेश्चन जो है क्लास लेकर के आएंगे, ठीक है। अलग अलग करके लेके आएंगे, नहीं एक दिन 73 पे, एक दिन एक एक करके 5-5 मिनट की क्लास होगी वो। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? तो फिरंगिया किसने लिखा था? ये लिखा गया था किसके द्वारा? ये किस पर है? ये मनोरंजन के लिए। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इनका नाम था मनोरंजन प्रसाद, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इसमें आपको मेल करना है कि कौन सा फल है और सबसे बड़ा उत्पादक? आम का सबसे बड़ा उत्पादक, लीची का, नारियल का और सेब का। तो सेब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सेब कहाँ पे हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, यानी डी का 1, और डी का 1 मतलब ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन 74 का ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। बाकी आप मैच कर लेंगे। आम का क्या हो जाएगा? अब ए का 4 हो गया, आम उत्तर प्रदेश हो गया। बी का क्या हो गया? 3 हो गया, लीची बिहार हो गया, नारियल केरल हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है, अगर आपको इसमें से एक भी पता है तो आप आंसर इसमें फाइंड कर सकते थे। देखिए आपको इसमें मिलाना है, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो कर्जन वायली की हत्या कब की गई थी? देखिए इनकी हत्या की गई थी 1909 में। अब इसके पीछे क्या घटना थी, जब हिस्ट्री क्लास लेंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी फटाफट केवल हम क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। खुदीराम बोस को मृत्युदंड कब दिया गया था? तो इनको दिया गया था 1908 में, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का आरंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था 1881 में। कब किया गया था? 1881 में किया गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ कब किया गया था? 1912 में, ठीक है। कब किया गया था? 1912 में किया गया था। अब आप इसको मैच कर लीजिएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। पहले 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 4 हो जाएगा। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? आपको ये बताना है। तो अगर आपने मैप देखा हुआ है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, वरना फिर ये ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जिसको आप याद करी हो कभी, है ना। अब इंडिया से कोई क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा राज्य, तब तो हम एक बार सोच भी सकते थे कि हाँ याद किया होगा, लेकिन इंडोनेशिया ये सब मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आपको मैप देखना है। एटलस आप ले लीजिए, है ना। तो 76 से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये ब्रुनेई, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का ये स्थित है कहाँ पे? नई दिल्ली में। पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो पौधों में जो गूटी लगाई जाती है ये किसके लिए होती है? ये होती है वानस्पतिक प्रसारण के लिए। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें आगरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन डी सौर ऊर्जा सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? तो पहले पे है जीवाश्म ईंधन, ठीक है। अगर आप पहला पूछता तो पहले पे जीवाश्म ईंधन, दूसरा पूछ रहा है, दूसरा हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा इसमें बी, ये भिंडी की प्रजाति है, ठीक है। तो भिंडी की प्रजाति है काशी लालिमा। प्याज की प्रजाति जो होती है ये होती है अरुणिमा, और टमाटर की होती है एक आहुति, है ना। बहुत सारी होती है लेकिन आहुति है, अर्का विकास है, और इसमें जो सूरज और निशांत है ये गाजर की होती है। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक का है उन्हें जाना जाता है, तो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं सूक्ष्म उद्यम के तहत, ठीक है। इसकी परिभाषा बदली गई थी, हो सकता है उसी लिए पूछा गया हो ये क्वेश्चन। 83 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस या किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? क्वेश्चन नंबर 83, तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हर्षवर्धन है, गोपाल है, यशोवर्मन है और नंदी वर्मन है। तो इसमें आपको ये बताना कौन कौन से ऐसे थे जिनको प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना गया था। तो इसमें से केवल 2 यानी गोपाल और नंदी वर्मन पल्लवमल, 2 और 4 इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो वादे की भूमि के रूप में किसको जानते हैं? ये जानते हैं मिंडानाओ को। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? तो कुछ क्वेश्चन तो विवादित थे, तो आयोग ने इसका जो आंसर माना था ये 23.7 माना हुआ है। इसमें ऑप्शन बी दिया गया है, ये आयोग ने उत्तर माना था, ठीक है।
निम्नलिखित समूह में से कौन एक अलग है? क्वेश्चन नंबर 86, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क और बीजिंग। आपको बताना है इसमें से कौन एक अलग है। देखिए, जापान की राजधानी टोक्यो है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, चीन की है बीजिंग, लेकिन इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सॉरी इसमें सी हो जाएगा, जो कि मिसमैच है। ये अमेरिका का एक शहर है, राजधानी नहीं है। क्वेश्चन 87 खुद से कीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं, आपको गिनना है, काउंट करना है। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? क्वेश्चन नंबर 88, तो किसको किया था? ये किया था लहना को, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लहना को किया था। इनका क्या नाम था? ये गुरु अंगद के नाम से जाने जाते थे, गुरु अंगद। ठीक है, लहना किस नाम से जाने जाते थे? गुरु अंगद के नाम से ये जाने जाते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, इसमें आपको बताना है कि कौन सा खनिज है और उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें चूना पत्थर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? ये सीमेंट हो जाएगा, यानी ए का 1 हो जाएगा, और ए का 1 सिर्फ ऑप्शन ए में दिया गया, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4। मैग्नीज इस्पात से है, बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण, कॉपर या तांबा बिजली का सामान। ठीक है, निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है। क्वेश्चन नंबर 90, ये खुद से करेगा, आपको बताना है इसमें कौन संख्या गलत दी गई है। निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी? तो क्वेश्चन नंबर 91, ये दिल्ली ने किया था, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा मेला है? तो नौचंदी का मेला है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। इसका आयोजन कहाँ पे होता है? इसका आयोजन होता है मेरठ में। ठीक है, आयोजन कहाँ पे होता है? मेरठ में होता है। इसके अलावा इसमें जो बावरो बाबा है, इसका मेला कहाँ पे लगता है? इसका लगता है एमपी में, शहडोल में, और इसको जानते हैं हम कान्हा बाबा मेला के नाम से। ठीक है, फूल डोल का मेला कहाँ पे लगता है? तो फूल डोल का मेला लगता है भीलवाड़ा राजस्थान में, ये एमपी में लगता है, ये राजस्थान में लगता है, और बटेश्वर का मेला लगता है आगरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बाकी इसमें ऑप्शन ए सही होगा। नौचंदी का मेला लगता है मेरठ में, और यहाँ पे हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं। क्वेश्चन युद्ध है और वर्ष दिया गया है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था? आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? और आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? अब देखिए, इसमें से आपको मैच करना है। तो क्वेश्चन आप हिस्ट्री में आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ते हैं और मराठा, यानी कि इन दोनों को तो आप याद ही करते हैं मिनिमम। तो बाकी अगर आपको इन दोनों का आंसर पता है तो भी आप आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1780 से 84 के बीच में, यानी ए का 2 हो जाएगा, और जैसे ए का 2 हो, ऑप्शन ए आपका सही हो गया। बी का 4 हो जाएगा, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी 50 में हुआ था ये 1700, और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी का 1 हो जाएगा, और डी का 3 हो जाएगा। तो अगर आपको एक भी पता है ना, तो अभी आप क्वेश्चन आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या हो जाएगा? सरफराज खां, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछता, एक मिनट, क्वेश्चन 94, इसमें मुर्शिद कुली खां होगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे डाउट है, एक बार देख लीजिएगा। वैसे ऑप्शन ए इसमें सही होना चाहिए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें कुशीनगर, ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के ऐसे 7 जिले हैं जो नेपाल से जो है अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? पीलीभीत हो गया, बलरामपुर, लखीमपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, महाराजगंज, श्रावस्ती। ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देश है और राजधानी आपको दी गई है, तो इसमें आपको बताना कौन सा मिसमैच है। तो एंटीगुआ और बारमुडा की राजधानी क्या होती है? सेंट जोन्स होती है, सही हो जाएगा ये। डोमिनिका की राजधानी सेंट डोमिंगो होती है, ये भी सही हो जाएगा। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर होती है, ये भी सही हो जाएगा। बहामास की राजधानी नसाउ नहीं होती, इसलिए गलत हो जाएगा, कि सही हो जाएगा। एक मिनट, इसमें ये भी सही हो जाएगा। इसमें डोमिनिका की राजधानी सेंट डोमिंगो नहीं है, बल्कि इसकी रोसेड होती है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि ये मैच है, बाकी ये मिस मैच है। तो डोमिनिका की राजधानी क्या है? ये रोसेड होती है, तो इसमें ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा लीवर पर, इसको देख लेते हैं। तो लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। 98 के क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये दोनों इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं ये। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे जो है ये रामधारी सिंह दिनकर, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये मेला दिया गया, स्थान दिया गया, फिर देखिए क्वेश्चन मेले से और आ गया। बटेश्वर मेला अभी हमने देखा था, जल विहार का मेला, बलदेव छठ का मेला, शुक्रताल का मेला। आपको बताना इसमें से गलत कौन सा है, ठीक है। तो इसमें गलत कौन सा है, बलदेव छठ का मेला, ये पूर्वांचल में नहीं लगता है, ये कहाँ पे लगता है ना, बलदेव छठ, इसमें इसका आयोजन हरियाणा में किया जाता है। ये संबंधित है किससे, हरियाणा से, ठीक है। बाकी सारे सही हैं। कौन सा सही सुमेलित है, चुकंदर से चीनी बनती है, शहद ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कपास सेलुलोज, दुग्ध लैक्टोज। तो इसमें कौन सा सही आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी सही हो जाएगा, ये चारों सही है, ठीक है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। तो कंपनी बहादुर की शानो शौकत का जो स्थानीय प्रतिनिधि होता था उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था दरोगा, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है, जानक किसको, उसको कैसे जानते हैं, यानी कि वो सीमांत होगा, बड़ा कृषक होगा, मध्यम होगा या लघु होगा, तो वो कैसा होगा, वो लघु कृषक होगा, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो लघु किसान क्या कौन होते हैं, जिनके पास खेती करने के लिए जो योग्य भूमि होती है वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा और 2 हेक्टेयर से कम होती है, ठीक है। इसमें दिया गया कथन और कारण, कह रहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, तो ठीक है। वो असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, क्या इसका ये कारण है, कथन का कारण यही है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कथन ए सही है और आर ये गलत है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान इन्होंने क्या किया था, अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, ठीक है। विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 105, तो जिस प्रकार विद्युत तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी किससे संबंधित है, पाइप से संबंधित, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 जो महाजनपद थे उसमें यूपी में कितने थे, आपसे ये पूछ रहा है, यूपी में कितने थे, आधा यानी कि 8, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक बार फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से 8 थे। तो काशी है ना, काशी, वत्स, और इसके अलावा कौशल, मल्ल, पांचाल, कुरु, चेदी, सूरसेन, ये 8 हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम कहाँ पे रहा है। तो सबसे कम कहाँ पे रहा है, तो सबसे कम रहा है मुंबई में, लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से क्या सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अहमदाबाद हो जाएगा, सबसे कम कहाँ पे, मुंबई, ठीक है, सॉरी ये अहमदाबाद में। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है। झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक 108 का आंसर क्या हो जाएगा, ये है अब्दुल बिस्मिल्लाह, ठीक है। 1993 में देखिए अब क्वेश्चन रिपीट भी होता है, इसलिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और दूसरी चीज है कि आप क्वेश्चन को बाकी आगे तैयार कैसे करेंगे, यानी किन किन चीजों को आपको पढ़ना है, आपको ये भी इसमें पता चलेगा, ठीक है। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं थी। तो 1993 में कौन सी 8वीं उसमें अनुसूची में सम्मिलित नहीं थी, तो 109 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें संथाली है ना, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। देखिए इसका ये उत्तर जो हम बता रहे हैं ये आयोग ने माना है, एक्चुअली में आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है, बी माना है, ठीक है। आयोग ने इसका उत्तर बी माना था, संथाली माना था, लेकिन ये सही नहीं है। अब आयोग ने माना था तो हो सकता है कि आगे पता नहीं फिर से ये माने कि ना माने, तो ये आयोग का माना हुआ आंसर है। बाकी आपको पता है कि मूल जो संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी, अभी वर्तमान में कितनी, अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, और उसके बाद में बाकी जो 8 भाषाएं हैं इनको जोड़ा गया है, ठीक है। कब कौन से जोड़ा गया है, तो देखिए इसमें 14 भाषाएं थी 1967 में, 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था, सिंधी को, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 1992 में, ध्यान दीजिएगा 1992 में 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया, यानी कि नमक, कोंकणी है ना,
यानी के हो गया, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, ये हो गया। अब ये कब जोड़ा गया? 1992 में। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली हो गया। उसके बाद में 1992 का हो गया ये, और फिर 2003 में जोड़ा गया था। तो 92वें संविधान संशोधन मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो। तो मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो ये चारों भाषाएं जोड़ी गई 2003 में, यानी कि 1993 में इनमें से कोई भी नहीं होगा। लेकिन पता नहीं आयोग कहाँ से इसका आंसर बी माना हुआ है, तो बाकी इसको देख लेते हैं। तो ये था पूरा डिटेल इसमें कि कौन सी भाषाएं कब जोड़ी गई हैं, और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक है, 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो पहला जोड़ा गया सिंधी को 1967 में 21वें के तहत, 1992 71वां संविधान संशोधन कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया, और 2003 के तहत 92वें संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को जोड़ा गया। ठीक है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? तो एक सितार में कैसी ध्वनि तरंगे? अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? ऐसा कौन सा तत्व है? तो इसमें हो जाएगा सल्फर, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी विदेशी यात्री का और आने का ईयर दिया गया, आपको बताना कौन सा इसमें से मिसमैच है। तो फाहियान कब आया था? 399। वैनसांग कब आया था? ये 629 से 645 के बीच में आया था। इत सिंह कब आया था? ये 679 से 695 में। और अलमसूदी कब आया था? ये 1957 में। गुजरात प्रतिहार वंश का था ये। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। शबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है? शबरी संकल्प अभियान का संबंध राष्ट्रीय पोषण अभियान से है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलारीपयट्टू, थांगटा, मलखम्ब, गत्तका, इसमें से कह रहा है कौन सा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया था? तो वो 114 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें इन चारों को जोड़ा गया, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है? तो जिबूती आचार संहिता का संबंध है समुद्री डकैतों से, इनके विरुद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय समूह है। इसका आपको मैच करना है कि मेरठ है ना, इसमें उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो स्थान है और ईयर दिया गया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसमें से मेरठ, कानपुर, लखनऊ और बनारस। तो मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बनारस इसमें से ती हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देख लीजिएगा, ए का 3 होगा इसमें, बी का इसमें से 4 हो जाएगा। और लखनऊ में 1916 में हुआ था, और बनारस में कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, तो इसमें से अगर आपको लखनऊ वाला पता ही होगा, बनारस का पता होगा, अगर 2 पता है तो बाकी आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क कहाँ पे, ये करंट का क्वेश्चन है ना, तो कहाँ पे किया था? ये किया गया था फणिधर में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास कब किया गया था? तो आपको बताना है कालक्रम इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तो 118 का इसमें देखिए, सबसे पहले बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये कब किया गया था? 1853 में। इसमें सबसे पहले 4 हो जाएगा। दूसरा हम देख लेते हैं, उसके बाद में रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ किया गया था 1855 में। रिसड़ा में जूट मिल का प्रारंभ 1855 में किया गया है। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि स्टील का प्रथम बाउल 1870 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया है? 1870 में किया गया है। और इसके बाद में भारत में आधुनिक चीनी उद्योग का विकास 1903 में बिहार में किया गया था। ये 1903 की बात है। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, सॉरी ये 4 यानी बी सही हो जाएगा। पहले 4, फिर 2, फिर 3, फिर 1। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए इतना इजी क्वेश्चन आ गया। तो शरद, ग्रीष्म, बसंत और वर्षा, तो आपको बताना है, इसमें मैच करना है, यानी कि लगाना है। सबसे पहले इसमें कौन सा होगा? तो पहले इसमें ग्रीष्म हो जाएगा। ठीक है, पहले इसमें ग्रीष्म हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा? उसके बाद में हो जाएगा इसमें वर्षा ऋतु हो जाएगी। उसके बाद में क्या हो जाएगा? उसके बाद में हो जाएगी बसंत ऋतु, फिर शरद ऋतु। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? भैंस की नस्ल भदावरी,
गाय की सिंधी, बकरी की जमुना पारी और भेड़ की थार पाकार। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाकी सारे ये सही हैं। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो भारत में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा आपका 1 और 2। चावल के लिए ये नहीं है, बाकी दोनों उसमें सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो आपको सबको पता होगा ये किसके टाइम पे, नसीरुद्दीन खुसरो शाह के टाइम पे। ठीक है, अगर यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बजाय अगर मुगल लिखा होता तो ऑप्शन आंसर क्या होता ये आप बताइएगा। ठीक है, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है। 124 का आंसर इसमें ये हो जाएगी गंडक नदी, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये किया गया था 2005 में। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी। तो 126 देखिए इसमें द इंडियन स्टोरी हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, बुक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी चारों जो किताबें होती हैं एक ही जो राइटर होते हैं उनकी दे दी जाती हैं, लेकिन ये पूछ रहा था कि कब ये आई थी, जुलाई में कौन सी आई थी, पूछता अगस्त पूछ रहा था। तो कभी कभी क्या होता है चारों किताबें एक ही राइटर की होती हैं, बस उनका टाइम अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। जा दिन जन्म भयो का धरती धसी 2.5 हाथ, उपयुक्त उक्ति लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है। क्वेश्चन नंबर 127। तो ये कहाँ से है, ये संबंधित है आल्हा से। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये किया जाता है किसके द्वारा, ये जर्मन वाच के द्वारा। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए भारत में वर्ष अधिनियमों के नाम और ईयर आपको मैच करना है। तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको पता ही होगा, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। अगर आपको इसमें से एक या दो अगर पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, यह आया था 1980 में। तो ए का तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ए का 1 मतलब इसमें से ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। बाकी आगे देख लेते हैं। पर्यावरण कब आया था 1986 में, बी का 2 हो जाएगा। तो ए का 1 बी का 2 इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में क्वेश्चन करंट का है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैसे इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। इस क्वेश्चन में बहुत सारा विवाद हो गया था, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो क्वेश्चन 131 का आंसर क्या हो जाएगा, वुलर झील। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुपीरियर झील क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं। तो 132 का आंसर क्या हो जाएगा, जो संबंधित है किससे, कौशल विकास से। इसमें स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस 2, 3 और 4। इसमें ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, 133। ये किया गया था किसके द्वारा, F.E. क्लेमेंट्स के द्वारा। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन तो इसमें ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे लग रहा है कि कभी जिंदगी में देखा भी ना हो, पढ़ा भी ना हो, और किसी सब्जेक्ट से मैच भी नहीं कर रहे हैं, है ना, कि हाँ किस टॉपिक को अगर हमने पढ़ा होता है इसमें कवर होता है ये। तो मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम ये F.E. क्लेमेंट्स का है। तो सिर्फ एक क्वेश्चन के पीछे मत परेशान होइए कि हाँ ये कहाँ से पढ़े कहाँ से पढ़े, 8-10 क्वेश्चन तो छोड़ने के लिए भी आते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, सो कर लीजिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन 135। तो इसमें कह रहा है कि इसकी स्थापना 10 जून 1800 के कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी, और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको ये बताना है। इसमें केवल 2 सही होगा, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में क्वेश्चन करंट का है, ये 136 क्वेश्चन कहाँ का, ये करंट का है। तो इसको आगे बढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा एक बार देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं 137। इसमें अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी CIP का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। 137 का आंसर क्या हो जाएगा, ये लीमा पेरू में स्थित है। और ये जो क्वेश्चन करंट का है ना, इसमें 137 ये कहाँ गया, ये है 130
6 क्वेश्चन है ना, 136 करंट का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन आपका ए सही होगा, तिरुपति। बाकी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना, यानी कि गलत है। तो महिला समृद्धि योजना कब आई थी? 1993 में। महिला स्वशक्ति योजना कब आई थी? 1998 में। महिला साम्राज्य योजना 1989 में। और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना कब आई थी? ये 2018 की है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? तो कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1797 में। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर था 140 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया सारा का सारा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे हिंदी के क्वेश्चंस को, है ना। आगे आने वाले क्लास में हम लेके आएंगे जो हिंदी के 60 क्वेश्चन है, और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के क्वेश्चन को और भी सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। कुछ किताबें ऐसी जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा बाकी हम 2021 के अलावा बाकी जो पेपर हुए हैं समीक्षा अधिकारी और 17-16 वाले, उन सबको भी हम सॉल्व कराएंगे, है ना। तो आप लोग ये बताइएगा कि आपको सिर्फ आंसर चाहिए या फिर उसका जो डिटेल में कुछ क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं, यानी कि एक्सप्लेन करें, ऐसा करें कि ना करें, ये बताइएगा। तो जिससे क्लास लंबी भी हो जाती है, इसलिए हमने कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया, बाकी कुछ के आंसर्स को देख लिया, है ना। तो व्याख्या करें कि ना करें आप देख लीजिएगा, इसको कमेंट कीजिएगा। सिर्फ अगर आंसर आपको चाहिए तो आंसर सॉल्व करके हम आधे घंटे में क्वेश्चन क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।